अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 20 केमिकल प्रोसेस प्रिंसिपल्स 2 कैन 2111 का हमारा ये ऑनलाइन लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम मज़ीद कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे और इन प्रॉब्लम्स में भी हम जो हीट कैपेसिटी है सीपी सीवी इनको हम यूज़ करेंगे। लेक्चर के प्रॉब्लम्स शुरू करने से पहले कुछ और मज़ीद रिलेशनशिप्स हैं जो कि सीवी और सीवी की सीपी के लिए मैं आप लोगों से शेयर करता हूं ताकि आप लोग जो है हम ये प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकें। अच्छा जी, सीपी और सीवी की कुछ आपस की रिलेशनशिप्स भी हैं। मसलन लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए जो सीपी है वो सीवी के बराबर होती है। तो हमारे पास जब जब लिक्विड्स और सॉलिड्स होंगे इसका मतलब यह है कि आपके पास अगर सीवी की वैल्यू नहीं है तो हम आसानी जो है उसको सीपी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आइडियल गैसेस के केस में जो सीपी होती है इज इक्वल टू सीवी प्लस आर। तो ये जो आर है आपके पास ये आइडियल गैस कांस्टेंट है। मिसाल के तौर पर आइडियल गैस कांस्टेंट की डिफरेंट वैल्यूज हैं, जैसे कि एक बड़ी मशहूर वैल्यू 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जॉल्स पर मोल पर केल्विन। तो इस तरह की आर की आपके पास वैल्यूज हो सकती हैं। तो हमारे पास Cp इज इक्वल टू सीवी प्लस आर है। तो इसी तरह आप ये भी लिख सकते हैं कि Cv इज इक्वल टू Cp माइनस आर। इसका मकसद ये है कि आपके पास अगर कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है जिस प्रॉब्लम के अंदर आपने आइडियल गैसेस यूज करनी है और हमें कोई सीवी की वैल्यू आपने उसको कैलकुलेट करना है, तो सीवी आपके पास नहीं है तो सीवी की जगह पर आप सीपी माइनस आर करके भी वो प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, डेल्टा एच और डेल्टा यू यानी कि जो आपके पास चेंज इन स्पेसिफिक एंथैल्पी या आपके पास चेंज इन जो आपके पास स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है, उनके लिए भी हम सीपी और सीवी की कुछ रिलेशनशिप्स को यूज कर सकते हैं। मसलन गैसेस के केसेस में आपके पास जो चेंज इन स्पेसिफिक एंथैल्पी डेल्टा एच हैट वो होती है सीपीटी डीटी। आपके पास उसको लिखने के लिए जो है हम T1 जो है उसको जब इंटेग्रल है उसका जो लिमिट्स हैं वो T1 से T2 आपके पास है। इसी तरह जो चेंज इन स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू है वो बराबर होती है आपके पास सीवीटी डीटी के। अच्छा, अब सीवी की जो वैल्यूज है हम नहीं यूज करते, हम सीवी की जगह पे इन टर्म्स ऑफ ये फॉर्मूला यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे आपको पता है जैसे ये Cp इज इक्वल टू सीवी प्लस आर, तो सीवी क्या हो जाएगा, सीवी हो जाएगा Cp माइनस आर। तो आप क्या करेंगे यहां पर CVT dt की जगह पर आप इंटेग्रल नोट कर लेंगे CPT dt, यानी कि आप उसको इंटेग्रल जो आपका हो जाएगा CV की जगह पर वो आ जाएगा CP माइनस आर। अच्छा, जब आप CP माइनस आर उसका इंटेग्रल सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा CPT dt T1 से T2 और R T2 माइनस T1, यानी कि R का भी इंटेग्रल है क्योंकि R कांस्टेंट है तो 1 आप उसको बाहर निकाल के आपके पास वो T2 माइनस T1 लिमिट्स पुट कर दी तो आपके पास ये वाली जो चीज है वो ये बन जाएगी। और मोस्टली हम चेंज इन एंथैल्पी स्पेसिफिक एंथैल्पी गैसेस के केसेस में फाइंड करने के लिए हम जो इक्वेशन यूज करते हैं हम वो ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे कि जिसमें आपके पास CPT dt इज माइनस आर T2 माइनस T1। और ये कैसे हमने यूज किया है, हमने ये वाली रिलेशनशिप यूज की है कि Cp इज इक्वल टू सीवी प्लस आर या Cv इज इक्वल टू Cp माइनस आर। अच्छा जी, हम लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए हम Cp और Cv को कैसे यूज कर सकते हैं चेंज इन स्पेसिफिक एंथैल्पी डेल्टा एच हैट मालूम करने के लिए। तो वो उसके लिए आपके पास जो रिलेशनशिप होती है जो हमने लास्ट टाइम अपने लेक्चर नंबर 19 में भी देखी थी, V डेल्टा P प्लस T1 T2 CPT dt, या आपके पास जो डेल्टा U है वो होगी T1 से T2 CVT dt, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए CVT dt इज इक्वल टू CPT dt। तो ये आपके पास जो है लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए ये रिलेशनशिप आ जाएंगे। तो ये रिलेशनशिप्स हम इनकी डेरिवेशन वगैरह नहीं करेंगे, हम इन रिलेशनशिप्स को एज सच यूज करेंगे। पॉसिबल है कि आप इस तरह की जो रिलेशनशिप्स हैं
ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हो या आप उसको पढ़ लेंगे। हम 12 इन रिलेशनशिप्स को एज सच एनर्जी बैलेंस के प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे, जो है उनको एनर्जी बैलेंसेस को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम नंबर 35 है, एज्यूमिंग आइडियल गैस बिहेवियर कैलकुलेट द हीट दैट मस्ट बी ट्रांसफर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। केस नंबर 1, a stream of nitrogen flowing at a rate of 100 moles per minute is heated from 20 degrees C to 100 degrees C. Cp for nitrogen is given as Cp, the units are kilojoules per mole per degree C, is equal to 0.02900 plus 0.2199 multiplied by 10 to the power minus 5t plus 0.5723 multiplied by 10 to the power minus 8t square minus 2.871 multiplied by 10 to the power minus 12 t cube, where t is in degree C. Number 2 case, nitrogen contained in a 5-liter flask at an initial pressure of 3 bar is cooled from 90 degree C to 30 degree C. Cp for nitrogen is given as Cp, वो वही वैल्यू है जो हमने यूज की है। तो इस सवालों को आपने अब हमें देखना है कि हमने जो है हमारे पास 2 केसेस दिए हुए हैं जिसमें हमने ये मालूम करना है कि हीट कितनी ट्रांसफर हुई है इन केसेस में। मसलन जो केस नंबर 1 था उसमें हमारे पास नाइट्रोजन का कोई मोलर फ्लो रेट गिवन है 100 मोल्स पर मिनट है। 100 मोल्स पर मिनट को नाइट्रोजन का जो मोलर फ्लो रेट है उसको आप हीट कर रहे हैं 20 से 100 डिग्री सी में। इस प्रोसेस के अंदर कितनी हीट जो है दैट मस्ट बी ट्रांसफर्ड, ये हमने मालूम करना है। केस नंबर 2 में हमारे पास एक 5 लीटर फ्लास्क है और 5 लीटर फ्लास्क के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है और इस फ्लास्क का जो इनिशियल प्रेशर है वो 3 बार है। हमें कोई फाइनल वगैरह नहीं पता, हमें सिर्फ इनिशियल प्रेशर उसका पता है 3 बार है। और ये जो नाइट्रोजन है इसको कूल किया जा रहा है, इस फ्लास्क के अंदर जो नाइट्रोजन मौजूद थी 90 डिग्री सी से 30 डिग्री सी तक। हमने इस प्रोसेस में ये मालूम करना है कि कितनी हीट ट्रांसफर हुई है कि ये आपकी जो नाइट्रोजन है ये कूल हो गई है। तो जो केस नंबर 1 में हमारे पास गिवन डाटा था, मोलर फ्लो रेट नाइट्रोजन का वो 100 मोल्स पर मिनट था। इनिशियल टेम्परेचर उसका नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन की स्ट्रीम है उसका 20 डिग्री सी है। फाइनल टेम्परेचर T2 उसका 100 डिग्री सी है। हमने जो इस सवाल के अंदर ऑलरेडी गिवन बात थी कि आइडियल गैस बिहेवियर है, तो आप ये अज्यूम करेंगे कि ये जो नाइट्रोजन है ये एज अ आइडियल गैस बिहेव कर रही है। तो हमने जो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हुई है Q उसको फाइंड आउट करना है। तो इसी पहले केस के ऊपर अब आप एनर्जी बैलेंस इक्वेशन अप्लाई करेंगे। एक ओपन सिस्टम है क्योंकि मोलर फ्लो रेट्स गिवन है, तो जो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन होगी which is Q plus WS is equal to delta H plus delta EK plus delta EP। अच्छा, अब देखिए इस ओपन सिस्टम के अंदर हमारे पास कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है और कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही बाय इलेक्ट्रिसिटी और रेडिएशन, तो शाफ्ट वर्क 0 है। इसी तरह हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है उनको भी इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि एक तो कोई हाइट्स वगैरह नहीं है, दूसरा क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस कंसीडरेबल है, लिहाजा आप डेल्टा ई के को भी इग्नोर कर सकते हैं। तो बाकी बचा क्या, आपके पास Q इज इक्वल टू डेल्टा H, आपके पास वो बच गया। और हमें पता है कि Q इज इक्वल टू N डेल्टा H आपके पास होती है, तो आप उसको इस तरह लिख सकते हैं। तो अब इस सवाल के अंदर हमने N हमारे पास गिवन है, हम डेल्टा H हैट अगर मालूम कर लेते हैं तो हमारे पास Q की अमाउंट आ जाएगी। तो डेल्टा H हैट को फाइंड करने के लिए यानी कि चेंज इन स्पेसिफिक एंथैल्पी को फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें पता है सवाल के अंदर ऑलरेडी गिवन है कि जो आपकी नाइट्रोजन गैस है, दिस गैस इज बिहेविंग एज एन आइडियल गैस। तो इसका मकसद ये है कि हमें इसके ऊपर वो वाले कोई फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे जो कि आप आइडियल गैस के लिए लगाएं। अच्छा, और जो हमारे पास ये देखिए, क्योंकि आपके पास ये आइडियल गैस है, कोई प्रेशर वगैरह कुछ मेंशन नहीं है, इसका मकसद ये है कि जो आपके पास ये हीट वगैरह ट्रांसफर हो रही है, ये सारे का सारा जो प्रोसेस हो रहा है बेसिकली ये जो एंथैल्पी चेंज है, और ऑलरेडी हमें पता भी है
कि जो गैसेस के लिए जो एंथैल्पी चेंज होती है, कल के लेक्चर जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसको अगर फॉलोअप करें तो एंथैल्पी चेंज फॉर द गैसेस वो बेसिकली किसी भी प्रेशर चेंज के इंडिपेंडेंट होती है। तो हम उसको लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू T1 से T2 CPT dt। हमने इसको लिख दिया। हमारे पास गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन की Cp की वैल्यू गिवन थी, हमने वो इक्वेशन लिख दी यहाँ पर कि डेल्टा एच हैट इज इक्वल टू 0.029 प्लस 0.2199, ये सारी इक्वेशन लिख दी। तो इस इक्वेशन को जब आपने इंटेग्रल को डायरेक्टली सॉल्व किया बाय यूजिंग अ कैलकुलेटर, तो मेरे पास जो डेल्टा एच हैट की जो वैल्यू आई वो 2.356 किलो जॉल्स पर मोल आई। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि ये पॉसिबल है कि देयर कैन बी स्मॉल वेरिएशंस जब आप लोग कोई कैलकुलेटर्स का मॉडल चेंज मॉडल यूज करते हैं कोई। तो ये मैंने जो कैलकुलेटर यूज किया था वो FX100MS। लाजमी नहीं है कि आप यही कैलकुलेटर यूज करें, आपके पास जो कैलकुलेटर है उसकी रीडिंग नोट कर लें, वो सही मानी जाएगी। सिर्फ उसमें आपको पता होना चाहिए कि कुछ कैलकुलेटर्स के मॉडल हैं कि वो जो एल्गोरिथम यूज करते हैं उसके अंदर वो आपके पास जो राउंड ऑफ है उनका राउंड ऑफ कुछ और डिजिट्स के बाद होता है, मेरे पास कुछ और डिजिट्स में था, इस वजह से कुछ स्लाइड इसमें चेंज आ सकती है। बहरहाल ये जब आपके पास डेल्टा एच की वैल्यू आ गई, अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 में इस वैल्यू को पुट कर दिया और हमारी जो इक्वेशन नंबर 2 थी वो Q इज इक्वल टू एन डेल्टा एच। एन हमारे पास 100 मोल्स पर मिनट, डेल्टा एच 2.356 किलो जॉल्स पर मोल, मोल से कट गया, और 1 मिनट 60 सेकेंड, मिनट से कट गया। 1 किलो जॉल पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 किलो वॉट। तो Q आपके पास 3.927 किलो वॉट हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और इस वैल्यू को हम यूज करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होगी इस केस नंबर 1 में, दिस विल बी 3.927 किलोवाट्स। तो लिहाजा हमें जो है 3.927 किलोवाट जो हीट है दिस मस्ट बी ट्रांसफर्ड। अगर आप जो है ये 100 मोल्स पर मिनट जो नाइट्रोजन है उसको आप हीट करना चाहते हैं 20 डिग्री सी से 100 डिग्री सी तक। जो केस नंबर 2 था उसमें हमारे पास एक फ्लास्क थी जिसका वॉल्यूम 5 लीटर है, और हमें एक इनिशियल प्रेशर गिवन है नाइट्रोजन का जो इस फ्लास्क में मौजूद है 3 बार पर। तो हमने उसको लिख दिया कि P1 उसका वो 3 बार्स है, हमें P2 नहीं मालूम। इनिशियल टेम्परेचर जो नाइट्रोजन का था T1 वो 90 डिग्री सी है, फाइनल टेम्परेचर नाइट्रोजन का T2 इज इक्वल टू 30 डिग्री सी। जो नाइट्रोजन का बिहेवियर है अगेन इसमें भी यही था कि वो आइडियली एज्यूम लिखा गया था, मेंशन है, हमारे पास Cp की वैल्यू है, हमने ये मालूम करना है कि इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है। तो इस केस नंबर 2 में जहां पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो यही कि ये जो केस नंबर 2 है दिस इज नॉट ओपन सिस्टम बट दिस इज अ क्लोज सिस्टम। तो हमारे पास एक क्लोज सिस्टम है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने क्लोज सिस्टम के ऊपर एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगानी है, और क्लोज सिस्टम में हम जो डेल्टा एच यूज नहीं करते बल्कि हम डेल्टा यू यूज करते हैं। तो हमारे पास जो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन इस क्लोज सिस्टम पे लगेगी वो होगी Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा E के प्लस डेल्टा EP। अब इसमें भी क्योंकि हमारे पास कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, जस्ट एक आपके पास फ्लास्क है, कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, कोई हीट ट्रांसफर ऐसी नहीं हो रही कि इलेक्ट्रिसिटी या रेडिएशन की मदद से हीट ट्रांसफर हो रही हो, लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो आपके पास W है वो 0 है। क्योंकि जो कोई हाइट्स वगैरह भी मेंशन नहीं है, कोई इस तरह की चीजें नहीं है, जो टेम्परेचर चेंज है वो कंसिडरेबली हाई है, तो आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा E के एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा EP इसको भी, इन दोनों को भी इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन बची बाकी वो आपके पास Q इज इक्वल टू डेल्टा U, और आप इसको लिख सकते हैं यानी कि Q इज इक्वल टू टोटल एंथैल्पी, उसको आप लिख सकते हैं कि N मल्टीप्लाई बाय डेल्टा U हैट, या तो आपके पास उसको हम इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अच्छा, अब इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर अब दो चीजें हैं मालूम करने वाली, N भी मालूम करने हैं और डेल्टा U हैट भी मालूम करना है। तो सबसे पहले हम N को मालूम करते हैं। N के मालूम करने के लिए हम आइडियल गैस लॉ, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो नाइट्रोजन है, दिस नाइट्रोजन इज बिहेविंग एज एन आइडियल गैस,
तो हम आइडियल गैस लॉ को यूज करके हम आसानी से n कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास सिर्फ इनिशियल कंडीशंस गिवन है कि इनिशियली सारी कंडीशन हमारे पास, इनिशियली प्रेशर हमारे पास इनिशियल गिवन है, टेम्परेचर हमारे पास गिवन है, और जो हम तमाम चीज़ें हमें इनिशियल कंडीशन पे मौजूद हैं, लिहाजा हम जो है वो इनिशियल कंडीशंस को ही यूज करेंगे और उसकी मदद से हम मोल्स मालूम करेंगे आइडियल गैस के, उसके इस नाइट्रोजन गैस के। तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, तो इसमें n हो सकता है PV ओवर RT। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास इसमें T, क्योंकि इनिशियली आपको पता था T1 जो था वो 90 डिग्री C था, तो अब 90 को आपने K में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 90 प्लस 273 विल बी इक्वल टू 363 केल्विन। अच्छा, इसी तरह जो हमारे पास R आइडियल गैस कांस्टेंट है उसको हम लिख सकते हैं, कोई भी आप यूनिट जो है आपको याद हो उसको यूज करके आप R इज इक्वल टू 0.08314 लीटर इंटू बार ओवर मोल इंटू केल्विन, मैंने R की ये वैल्यू यूज कर दी। प्रेशर जो था हमारे पास 3 बार गिवन था, वॉल्यूम हमारे पास 5 लीटर उस वेसल का था, हमारे पास ये तमाम चीजें मौजूद हैं। मैंने इन तमाम वैल्यूज को इस इक्वेशन नंबर 3 में इंसर्ट कर दिया, तो देखते हैं क्या होता है कि आपके पास यानी कि ये 3 बार 5 लीटर ये सब आ गया, तो लीटर लीटर से कट गया, बार बार से कट गया, केल्विन केल्विन से कट गया। आपके पास ये मोल्स में जो नाइट्रोजन है, यानी कि नाउ वी नो वी हैव 4.497 moles of nitrogen in this 5 liter flask. n आ गया। अब हमने चेंज इन स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू हैट फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा यू उसको करने के लिए जो है क्योंकि एक ये जो है वो क्लोज सिस्टम है, ऑलरेडी हमें पता है कि जो नाइट्रोजन है एक आइडियल गैस के तौर पर बिहेव कर रही है, और जो डेल्टा यू आपकी आइडियल गैस के लिए होती है, लेक्चर नंबर 19 याद कीजिए हमने क्वेश्चन देखी थी, उसके के लिए हम आपके पास यहाँ पर जो, और आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि आपके पास जो शुरू में आज हमने देखा था कि जो चेंज इन एंथैल्पी है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट उसके डेल्टा यू गैसेस के लिए आपके पास आप उसको लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू CPT dt माइनस RT2 माइनस T1। तो हम इसी इक्वेशन को यूज करके हम जो है अपने पास इसकी जो चेंज है उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे, और हमारे पास जो इक्वेशन है डेल्टा यू इज इक्वल टू CPT dt माइनस RT2 माइनस T1, तो R हमने यहाँ पर 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जॉल्स पर मोल इंटू केल्विन, ये वैल्यू R की और ये वैल्यू सेम है, फर्क नहीं है, सिर्फ यूनिट्स का फर्क है। 0.08314 लीटर इंटू बार और मोल इंटू केल्विन, सिर्फ ये यूनिट्स का फर्क है, जिसकी वजह से आपको ऐसा इसमें और कोई R की वैल्यू इसमें फर्क नहीं है। हमने अब डेल्टा यू आपके पास इसमें नाइट्रोजन की CP हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की CP यहाँ पे मेंशन कर दी माइनस R 8.314 इंटू जो आपके पास T2 माइनस T1 है, तो क्योंकि ये T1 है ये T2 था, तो 30 माइनस 90 आपने वो पुट कर दिया। उसके बाद आपने इस इंटीग्रल को जब डायरेक्टली सॉल्व किया कैलकुलेटर की मदद से, वैल्यू आई माइनस 1.767 किलो जॉल्स पर मोल, माइनस इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास क्योंकि 30 माइनस 90 है तो ये माइनस 60 आएगा, तो माइनस 60 मल्टीप्लाई बाय समथिंग पॉजिटिव, कोई माइनस में वैल्यू आ गई, तो ये माइनस माइनस इसको प्लस कर गया। जब इन दोनों को सॉल्व किया तो डेल्टा यू हैट आपके पास जो वैल्यू आई, दिस वैल्यू वाज माइनस 1.2682 किलो जॉल्स पर मोल। अब इस चीज को हम अपनी इक्वेशन नंबर जो है 2 में उसमें इंसर्ट कर देते हैं, जो कि आपके पास Q इज इक्वल टू N डेल्टा यू हैट थी, तो N आपके पास 0.497 मोल्स, डेल्टा 2 यू अभी निकाली है हमने, चेंज इन स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी माइनस 1.2682 किलो जॉल्स पर मोल, मोल मोल से कट गया, आपके पास जो हीट आई है वैल्यू माइनस 0.63 किलो जॉल्स आई है। इसका मकसद ये है कि आप यू मस्ट, क्यों माइनस है इसका मतलब है सिस्टम से हीट रिमूव की जा रही है, दैट मीन्स यू मस्ट रिमूव 0.63 किलो जॉल्स ऑफ हीट फ्रॉम दिस नाइट्रोजन गैस present in the 5 liter flask if you want to cool it from 90 degree C to 30 degree C। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 35 था।
एक और प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 36। कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 150 moles per hour of a stream containing 60% ethane and 40% propane by volume from 0 degree C to 400 degree C. Determine a heat capacity for the mixture as part of the problem solution when Cp for ethane is 0.04937 plus 13.92 millimeter 10 to the power minus 5 T minus 5.86 into 10 to the power minus 8 T square plus 7.28 square into 10 to the power minus 12 T cube. और जो Cp है प्रोपेन की वो यहाँ पर मेंशन है, where Cp is in kilojoules per mole per degree C and T is in degree C. सवाल हमारे पास बहुत सिंपल है, सिर्फ स्टेटमेंट के अंदर थोड़ा सा उलझाव था। हमारे पास एक गैसियस मिक्सचर मौजूद है, मिसाल के तौर पर आपके पास जो है एक ऐसा मिक्सचर मौजूद था कि जिसमें हमारे पास 60% इथेन है और 40% प्रोपेन है। अच्छा, और ये जो इसके अंदर बाय वॉल्यूम है, यानी कि आपके पास जो इसके अंदर ये जो परसेंटेजेस हैं बाय वॉल्यूम है। हम जो इस मिक्सचर की हमारे पास जो फ्लो रेट है वो एक मोलर फ्लो रेट गिवन है इस मिक्सचर का 150 मोल्स पर आवर। हम इस मिक्सचर को हम हीटअप करना चाहते हैं 0 डिग्री सी से 400 डिग्री सी तक। तो अब आपने करना क्या है, आपको हीट जो अमाउंट चाहिए, द अमाउंट ऑफ द हीट दैट इज नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दिस स्ट्रीम फ्रॉम 0 डिग्री सी टू 400 डिग्री सी, इसको मालूम करना है। और साथ में आपने ये भी मालूम करना है कि भाई इसकी जो आपके पास मिक्सचर है उस मिक्सचर की क्या एक सीपी होगी, तो उसको भी अलग से मालूम करना है। तो प्रॉब्लम सिंपल है, कुछ उसमें सिर्फ एक दो स्टेप हैं, उसको देखते हैं, और प्रॉब्लम बड़ा सिंपल है। तो जी हमारे पास जो डाटा है उसमें मोलर फ्लो रेट है 150 मोल्स पर आवर। जो इसका मकसद ये है क्योंकि मोलर फ्लो रेट है तो इसका मकसद ये होगा कि आपके पास जो इथेन के मोल फ्रैक्शन है वो 0.6 है और प्रोपेन की जो मोलर फ्रैक्शन है वो 0.4 है। जो इनिशियल टेम्परेचर T1 है वो 0 डिग्री सी है, फाइनल टेम्परेचर T2 आपके पास 400 डिग्री सी है। तो हमारे पास दोनों की सीपी मेंशन है, इथेन और प्रोपेन की, वो हमने मेंशन कर दिया। क्यों हमने मालूम करना है, ऑब्वियसली एक ओपन सिस्टम है तो ओपन सिस्टम के ऊपर आप जब एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगाते हैं तो हमें पता है कि Q प्लस WS इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस डेल्टा EK प्लस डेल्टा EP। तो हमारे पास इस सिस्टम के अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, कोई एनर्जी ऐसी ट्रांसफर नहीं हो रही जो कि रेडिएशन या इलेक्ट्रिसिटी के जरिए ट्रांसफर की जाए, तो लिहाजा आप WS इस टर्म को इग्नोर कर सकते हैं। इसी तरह कोई हाइट्स वगैरह नहीं है, टेम्परेचर चेंजेस बहुत कंसिडरेबल है, बहुत हाई है, तो आप इन दोनों टर्म्स को यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों टर्म्स को भी बहुत आसानी के साथ आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। हमारे पास बचा क्या, बाकी हमारे पास जो इक्वेशन सिंप्लीफाई हालत में बची Q इज इक्वल टू डेल्टा H, वो हमारे पास ये इक्वेशन बच गई। तो हमने इस इक्वेशन को यूज करके हमने मालूम करना है कि हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, हमें Q मालूम करना है। तो जो Q होती है उसको आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये चेंज इन टोटल एंथैल्पी है, दिस कैन बी रिटन एज n मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक चेंज इन स्पेसिफिक एंथैल्पी। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो अब क्योंकि हमारे पास n गिवन है, हमने सिर्फ ये डेल्टा H फाइंड आउट करना है, और डेल्टा H फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि ये ऑलरेडी एक ओपन सिस्टम है, और ख़ास तौर पर हमारे पास इस ओपन सिस्टम के अंदर जो स्ट्रीम है विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, और ये गैसेस सिमिलर गैसेस हैं, हाइड्रोकार्बन गैसेस हैं, सिमिलर है, प्रोपेन है, आपके पास इथेन, सिमिलर गैसेस हैं। इसका मकसद कहने का ये है कि आपके पास जो एंथैल्पी चेंज होगी इन सिमिलर गैसेस की, उनको आप एज अ मिक्सचर उसको लिख सकते हैं। तो उसको लिखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे पास जो डेल्टा H इस प्रोसेस की होगी, क्योंकि वैसे गैसेस के लिए आप Cp यूज करते हैं, CPT। अगर ये सिंगल गैस होती तो आप यहाँ पर Cp उस गैस की यूज करते जो गैस होती। हमारे पास मिक्सचर है तो हम यहाँ पर Cp यूज करेंगे, Cp मिक्सचर dt। तो T1 T2 T1 0 T2 400। अब ये Cp मिक्स हमने फाइंड आउट करनी है। तो इस Cp मिक्स को जब आपने फाइंड आउट करना है तो इस फाइंड आउट करने के लिए मैं एक छोटी सी यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देता हूँ कि Cp मिक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ yi Cpi
I इज इक्वल टू 1 अप टू n। तो बेसिकली इसमें ये आपके पास जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, तो मैं क्या करूंगा, हर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय उस कंपोनेंट की सीपी वैल्यू और उनके प्रोडक्ट को मैं जमा करता जाऊंगा, तो मेरे पास सीपी मिक्स आ जाएगी। तो अगर आपके पास इस तरह का सवाल होता, उसमें 6 कंपोनेंट्स होते, फिर क्या करते आप? बिल्कुल इसी तरह जो जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन होती, उस मोल फ्रैक्शन को उस कंपोनेंट की सीपी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करते और फिर उसके प्रोडक्ट को सबको जमा कर लेते, आपके पास सीपी मिक्स आ जाती। यही काम हम करेंगे। तो सीपी मिक्स निकाल रहे हैं, तो हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन है इथेन की वो 0.6 थी, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय द सीपी ऑफ इथेन प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय सीपी ऑफ प्रोपेन। तो अब आपके पास सीपी आपने इथेन की लिख दी, विच इज 0.6 के साथ ब्रैकेट में आगे 0.04937 प्लस 13.92 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 5t माइनस 5.816 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 8t स्क्वायर प्लस 7.280 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 12t क्यूब, और जो प्रोपेन की आपके पास आई प्लस 0.4, उसके साथ 0.06 प्लस 22.59 into 10 to the power minus 5t minus 13.11 multiplied by 10 to the power minus 8t square plus 31.71 multiplied by 10 to the power minus 12t cube। इनको अब आप बस पे मल्टीप्लाई कर लें, तो आपने जब मल्टीप्लाई वगैरह किया तो अब 0.6 अब हर टर्म के साथ अब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास सिंप्लीफाई हम करते जा रहे हैं, तो मैं इसको सिंप्लीफाई ऐसे कर रहा हूँ कि ये 0.6 जब इन सब से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 0.02962 प्लस 8.352 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 5t माइनस 3.4896 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 8t स्क्वायर प्लस 4.368 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 12t क्यूब प्लस 0.0। इसी तरह अब ये बाकी भी आगे उसके अंदर एडअप करना शुरू कर दिया, अब ये वाली टर्म्स आनी शुरू हो गई हैं, प्लस 0.027212 plus 9.036 into 10 to the power minus 5t minus 5.244 multiplied by 10 to the power minus 8t square plus 12.684 multiplied by 10 to the power minus 12t cube। अब बहुत आसान है, आप क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को इसमें एडअप कर लेंगे, फिर इसी तरह ये सारी पावर्स सेम रहेंगी, जो ये पावर्स हैं जैसे 10 to the power minus 5 की ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है, तो आप सिर्फ इन दोनों वैल्यूज को एडअप कर देंगे तो बाकी सारा सही हो जाएगा। इसी तरह इन दोनों वैल्यूज को, जो टी स्क्वायर वाली वैल्यूज हैं, इन दोनों को आपस में सॉर्ट आउट कर लेंगे, बाकी पावर सेम रहेंगी। तो हमने इनको जब किया तो हमारे पास जो सीपी मिक्सचर आ गई, जो प्रॉब्लम का एक पार्ट था, विच इज नाउ 0.056834 प्लस 17.388 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power minus 5t माइनस 8.7336 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power minus 8t स्क्वायर प्लस 17.052 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power minus 12t क्यूब। अब इस सीपी मिक्सचर की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 3 में हम इंसर्ट कर देंगे, और ताकि आपके पास चेंज इन स्पेसिफिक एंथैल्पी आ जाए। तो उसके लिए जब आपने इस इक्वेशन को लगाया, T1 T2 लिमिट्स लगा दी, तो T1 0 है, T2 400 है। तो आपने जब इसको किया, इंटीग्रल को सॉल्व किया डायरेक्टली कैलकुलेटर की मदद से, सिंपली आपके पास जो चेंज इन स्पेसिफिक एंथैल्पी डेल्टा H की वैल्यू जवाब आया वो 32.403 किलो जूल्स पर मोल, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो डेल्टा H जो हमारे पास सीपी थी, सीपी में हर सवाल में आपको आप टेबल से अगर निकालेंगे तो आपको पता होगा कि किलो जूल्स पर मोल पर डिग्री सी है, क्योंकि टेम्परेचर आपने इंसर्ट किए हैं तो वो टेम्परेचर डिग्री सी से कट जाएंगे, तो किलो जूल पर मोल आपके पास बच जाएगा। तो किलो जूल पर मोल आपके पास जब इसका यहाँ पे आ गया, तो इस वैल्यू को अब आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। तो इक्वेशन नंबर 2 थी Q इज इक्वल टू एन डेल्टा H, तो एन आपके पास 150 मोल्स पर आवर, डेल्टा H था वो 32.403 किलो जूल पर मोल, 1 आवर 3600 सेकेंड, तो किलो जूल पर सेकंड, तो सेकंड आपका सेकंड से कट गया, आवर से कट गया, मोल से कट गया, किलो जूल से कट गया, आपके पास Q जो है वो किलो वाट के अंदर आ गई है। तो Q इज इक्वल टू नाउ 1.350 किलो वाट। तो इसका मतलब यह है कि देखिए आपके पास इस तरह के जो सवालात होते हैं, लेट्स से कि आपके पास अगर नहीं स्पेसिफिकली मेंशन, तो हम आपके पास ये सहूलत होगी कि आप उसको अगर किलो जूल्स पर सेकंड या किलो जूल्स पर आवर में भी निकाल देते, वो भी दुरुस्त माना जाता। तो सिर्फ हम कोशिश ये करते हैं, क्योंकि हीट है, आप उसको यूनिफॉर्म उसको किलो वाट की टर्म्स में लिख दें, क्योंकि आपके पास, ताकि आपको पता लगे कितनी एनर्जी हमें चाहिए। लिहाजा इस सवाल में हमने मालूम कर लिया कि जब आपके पास इस तरह की एक हाइड्रोकार्बन जो बेस्ड कोई गैसियस मिक्सचर था, जिसके अंदर आपके पास 60%
जो है इथेन थी, 40% प्रोपेन थी, और उनको जब इस गैशियस मिक्सचर को आपने हीटअप किया 0 डिग्री सी से 400 डिग्री सी तक, तो उस वक्त जो आपको अमाउंट ऑफ हीट चाहिए वो 1.350 किलोवाट चाहिए होगी, कि जब आपके पास इस गैशियस मिक्सचर के 150 मोल्स पर आवर फ्लो रेट होगा. So this was our lecture number 20. The lecture notes for this lecture are already available on your LMS and ocw.kfueit.edu.pk. Please watch this video. Please go through these lecture notes. If you have any questions, please do not hesitate to contact me via WhatsApp or email. Our regular classes are conducted on Tuesday at 1 p.m. and Thursday again on 1 p.m. इंशाल्लाह अब हमारी जो मुलाकात होगी आपके रेगुलर सेशन में जुमेरात वाले दिन 1 बजे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज.